सलाम अलैकुम। 1895 में फिजिक्स के एक प्रोफेसर एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर करा एक खास किस्म के रेडिएशन को। और वो रेडिएशन आगे जाकर एटम के स्ट्रक्चर को समझने में एक अहम कड़ी साबित हुई। और आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो स्टडी करने वाले हैं उसी चीज की डिस्कवरी के बारे में और किस तरीके से उसने एटम के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी दी। और वो जो रेज हैं वो हैं एक्स रेज। साइंटिस्ट थे वहां पर विलियम के रोएंटजेन और वो 1895 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे ऑन क्रूक्स ट्यूब के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और क्या एक्सपेरिमेंट था कि क्या ये जो रेडिएशन होती हैं फॉर ये जो कैथोड रेज होती हैं क्या ये पास हो सकती हैं गिलास से या नहीं, ठीक है ना। और उन्होंने जो ट्यूब थी उसको मुकम्मल तौर पे एक ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ था, ठीक है। बट एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कि वहां से जो है वो एक ग्रीन लाइट जो है वो एक रे नजर आ रही है और वो जो है एक करीब ही रखी हुई एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर अपना इमेज शो कर रही है। तो ये ऐसी रेस थी जो उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो जब इन रेस के बारे में उस वक्त कोई नॉलेज नहीं थी तो उस वक्त विलियम के रोएंटजेन ने नाम दिया इनको एक्स रेस, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि साइंस में जो वर्ड है ना एक्स, ये यूज होता है हमेशा फॉर अननोन। तो क्योंकि उस वक्त अननोन रेस थी तो इनको नाम दिया गया एक्स रेस। लेकिन हाँ, जब इनके बारे में स्टडी कर लिया गया तो अब इनको आर वेव्स या रोएंटजेन रेज भी कहा जाता है। तो ये क्या है जो एक्स रेज हैं? देखो, एक्स रेज जो है दरअसल एक खास किस्म की रेडिएशन है जिनके बारे में बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। पहली बात, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, शॉर्ट वेवलेंथ है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी है। और हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे, यानी कि उस वक्त भी जब रोएंटजेन ने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट हर सॉलिड ऑब्जेक्ट में से ये गुजर रही थी। लेकिन और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने डिस्कवर करी वो ये कि आमतौर पर ये हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, उनसे ही पास हो जाती है, सिर्फ बोन से पास नहीं होती है। और हत्ता कि इनकी इतनी शॉर्ट वेवलेंथ है कि हमारी बोन्स में जो मामूली से मामूली फ्रैक्चर्स भी पाए जाते हैं ना, ये उनमें से भी पास हो जाती है। तो बिल्कुल फौरन एक ही साल के अंदर अंदर जो है वो डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने इसको इस्तेमाल करना शुरू करा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी फ्रैक्चर और एनी एनॉमली जो कि बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा एक्सरेज के बारे में कि एक्सरेज क्या है। लेकिन एक्सरेज क्यों है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को भी देख लेते हैं। एक्सरेज को प्रोड्यूस कराने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसमें सबसे पहले हमें जरूरत है एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब की। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब से मुराद ये कि एक ग्लास ट्यूब है और उसमें से एयर को रिमूव किया गया है, यानी कि वैक्यूम है, इस वजह से उसे कहते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अच्छा, फिर क्या किया, इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब की एक तरफ हमने एक तार लगाया। इस तार की खास बात यह कि तार जो है ऐसा है कि अगर इसमें से हम करंट पास करवाएंगे, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा हीटअप होगा और हीटअप होगा तो ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और बिल्कुल ऐसे ही फिलामेंट जो है वो आमतौर पे जो फिलामेंट लैंप होता है, बल्ब होता है, उसके अंदर भी लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये फिलामेंट ने इलेक्ट्रॉन्स का काम करना है, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए लाजमी है। दूसरी तरफ सबसे पहले कॉपर का ब्लॉक लगाया। कॉपर ब्लॉक क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जब जाके टकराएंगे तो जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी और एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इस कॉपर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कॉपर ब्लॉक के ऊपर हम लगाएंगे एक टंगस्टन का टारगेट, ठीक है ना। तो एक्सरेज प्रोड्यूस ही तब होती हैं जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जाके किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं। तो जो टारगेट मेटल यहाँ पे हमने रखा वो हमने रखा टंगस्टन का, ठीक है ना। तो एक तरफ फिलामेंट आ गया जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एक तरफ टंगस्टन आ गया जहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करेंगे। फिर इस पूरे को कंबाइन करते हुए हमने लगा दिया एक हाई वोल्टेज सोर्स, और हाई वोल्टेज सोर्स 1000 वोल्ट एटलीस्ट, और नेगेटिव को हमने जोड़ दिया यहाँ पर फिलामेंट के जरिए और यहाँ पे पॉजिटिव को जोड़ दिया कॉपर ब्लॉक के जरिए। और ये जो फिलामेंट है बेसिकली इसमें प्रोड्यूस कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस कराने के लिए एक छोटी बैटरी यहाँ पर भी इस फिलामेंट के साथ लगी होती है, लेकिन बट वो हमारे काम की नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया। अच्छा, अब क्या होगा, हाई वोल्टेज सोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वोल्टेज की हाई सोर्स से लेकर, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो मूव करेंगे
पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और वो जो पॉजिटिव प्लेट है दरअसल वो ये टंगस्टन का टारगेट है। तो हम ये देखते हैं कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं किसी टंगस्टन के टारगेट से, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम के तौर पे मैंने दिखाया है, तो जैसे ही टकराते हैं इस मेटल सरफेस से तो नतीजे में इमिट होते हैं एक्स रेज या एक्सरे फोटॉन्स। फोटॉन्स इमिट होते हैं जो कि एक्चुअली एक्सरे फोटॉन्स हैं, और ये वही एक्सरेज हैं जो विलियम के रोएंटजेन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें प्रोड्यूस हुए। बिल्कुल ऐसे ही एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा एटम के स्ट्रक्चर को समझने में। तो 1911 में वहीं पर ही विलियम के रोएंटजेन के एक्सपेरिमेंट के बाद की बात है, एक और साइंटिस्ट था हेनरी मूजले। वो जो है वो फर्दर स्टडी कर रहा था एक्स रेज को। तो उसने देखा कि जो एक्स रेज है इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू मेटल, यानी कि डिफरेंट मेटल से डिफरेंट रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंट वेवलेंथ की और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। और देखा गया तो रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है। डायरेक्ट किसकी चीज का, एटॉमिक मास का, जो उसने ऑब्जर्व करा कि एटॉमिक मास के बढ़ाने से जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। और याद रखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है। अगर वेव की लंबाई बढ़ती है तो अपने आप उसकी काउंटिंग कम हो जाती है। एक पर्टिकुलर स्पीड की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्पीड सेम होती है, तो फ्रीक्वेंसी का बढ़ना और वेवलेंथ का कम होना विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास इसने ऑब्जर्व करा। लेकिन आफ्टर क्लोज ऑब्जर्वेशन पता चला कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा है एक और चीज के साथ, और वो है जो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और बाद में जो है उसको नाम दिया गया एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से शो करते हैं। ठीक है ना, तो उस ग्राफ को ही प्रॉपरली देख लोगे तो ज्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, मूजले की ऑब्जर्वेशन को अगर ग्राफिकली देखना चाहें तो देखो, मूजले ने देखा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है ना जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का अगर वेवलेंथ के साथ ताल्लुक देखा जाए तो वो इनवर्स है। तो अगर हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी जो कि एक्स रेज की होती है उनको प्लॉट करें, तो आप देखो एल्यूमिनियम का नंबर यहाँ पर आ रहा है, सिलिकॉन का यहाँ पर आ रहा है, क्लोरीन का, पोटेशियम का, इस तरीके से आगे जाएं तो हमारे पास आयरन आ गया, निकेल आ गया, कॉपर आ गया। यानी कि आप देखो कि एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्स रेज रेडिएशन है जो प्रोड्यूस हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड कर रहे हैं एटॉमिक नंबर पे। तो सारी बात यही तो निकली कि पता चला कि भाई ये एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि डिपेंड कर रहे हैं एटॉमिक नंबर पे, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बाकी ये जो बातें यहाँ पे लिखी है मुजले लॉज, बेसिकली ये हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से हमारा ये नतीजा निकला कि फ्रीक्वेंसी दरअसल डिपेंड करती है एक चीज पर, और वो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस, जिसको हमने नाम दिया एटॉमिक नंबर। तो फाइनली क्या पिक्चर ऑफ एटम हमारे सामने आई। सबसे पहली बात, एटम कंसिस्ट करता है स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पे जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जो कि हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी देखा और अभी भी इस बात को समझा हमने एक्सरेज के जरिए। और सेकंड नतीजा निकला कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जितने पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में होते हैं उतने ही जो नेगेटिव चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सराउंड करते हैं हमारे न्यूक्लियस को, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड वो मौजूद होते हैं। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर है जिसे हम Z से शो करते हैं किसी भी एटम का, वो एक्चुअली बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, कि कितने प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं न्यूक्लियस में, और इसीलिए ये इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन उससे पहले वाले पॉइंट में बता चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरअसल बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो Z हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो मासेस फंडामेंटल पार्टिकल्स के कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं तो कार्बन 12 का स्केल कहलाता है। कितने बने, तो वो बनते हैं 1.008 यूनिफाइड मास या एएमयू भी कहा जाता है, और आपको पता है कार्बन 12 का स्केल भी है। न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन होता है, सो इट इज 1.009 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही छोटा। ये देखो, प्रोटॉन अगर 1 है तो ये है 0.00055 यू या एटॉमिक मास यूनिट। सो इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट है, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद न्यूट्रॉन की बारी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम जो है उसमें ये चीज डिफर करती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर तरीके से समझ में आया कि अच्छा, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज चेंज होते रहते हैं। और ये जाहिर सी बात है, जो हेनरी मुजले का एक्सपेरिमेंट था उसने जो रदरफोर्ड का कहना था कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो इस तरीके से हम एटम के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ पाए।
ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सरेज क्या है, क्यों है और क्या अहमियत है इनकी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।